नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे दुनिया के सबसे बड़े प्रयोग सर्न में भारत की भागीदारी की। इसके अलावा नजर डालेंगे इन्फोसिस पुरस्कार 2016 और शोध से जुड़ी खबरों पर। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारत को मिली एक और उपलब्धि, बना सर्न का एसोसिएट सदस्य। इन्फोसिस पुरस्कार 2016 की घोषणा, उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित होंगे वैज्ञानिक। नहीं रहे प्रसिद्ध वैज्ञानिक MGK मेनन, विज्ञान एवं तकनीकी में भारत को दिलाई अलग पहचान। बेकार प्लास्टिक को उपयोग में लाने का अनोखा शोध, टाइल्स द्वारा विकसित किया गया टॉयलेट। और अब खबरें विस्तार से। भारत को विज्ञान के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े प्रयोग में हिस्सा ले रहा भारत अब सर्न का एसोसिएट सदस्य बन गया है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव शेखर बसु और सर्न की डायरेक्टर जनरल फेबियोला जेनियोटी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। गौरतलब है कि सर्न प्रयोगशाला के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में अब तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग हुआ है, जिसका मकसद विज्ञान के रहस्यों को उजागर करना है। भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा का लोहा एक बार फिर विश्व वैज्ञानिक समुदाय ने माना है। इस बार भारत को एक दुर्लभ सम्मान मिला है। दुनिया के सबसे बड़े नाभिकीय और परमाणु फिजिक्स प्रयोगशाला यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च या सर्न में एसोसिएट सदस्य के रूप में। जी हां, भारत अब आधिकारिक तौर पर सर्न का एसोसिएट सदस्य बन गया है। भारत की सदस्यता पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष और एटॉमिक एनर्जी विभाग के सचिव डॉक्टर शेखर बासु और सर्न के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फाबियोला गियानोटी के बीच समझौते पर 21 नवंबर को मुंबई में दस्तखत हो गए। इसके साथ ही भारत वैश्विक स्तर पर एक संयुक्त वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों का हिस्सेदार बन जाएगा, जो अत्याधुनिक उपकरणों और कंप्यूटिंग सिस्टम के जरिए ब्रह्मांड के बुनियादी ढांचे को समझने की कोशिश कर रहा है। भारत के योगदान को देखते हुए 2003 में उसे सर्न के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था, जो अब एसोसिएट मेंबरशिप में तब्दील हो गया है। जिनीवा स्थित सर्न में अभी 22 सदस्य देश, 4 एसोसिएट सदस्य देश, 4 पर्यवेक्षक देश और 3 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। भारतीय शोधकर्ता विशाल स्तर पर कंप्यूटिंग में शामिल रहे हैं और 96% सफलता के साथ डिजाइन करने, उसे विकसित करने और हैड्रॉन कोलाइडर ग्रिड सॉफ्टवेयर स्थापित करने में उनका अहम योगदान रहा है। सर्न के एसोसिएट सदस्य के रूप में भारतीय शोधकर्ताओं को अब ऊर्जा की गति बढ़ाने वाली उच्च तकनीकी का हिस्सा बनने और ज्ञान के नए अवसर प्राप्त करने में सहूलियत होगी। इस सदस्यता से युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षकों की सर्न के विभिन्न प्रयोगों में भागीदारी बढ़ने और घरेलू कार्यक्रमों में नई तकनीकी के इस्तेमाल की उम्मीद है। और इसी उपलब्धि पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IIT मद्रास के प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार बेहरा जी, जो कि खुद भी सर्न में काम कर रहे हैं। प्रोफेसर बेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर बेहरा, जैसे कि आप खुद भी बतौर वैज्ञानिक सर्न में काम कर चुके हैं और अभी भी सर्न से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज तक भारत का क्या रोल रहा है सर्न में? आज तक भारत ने सर्न के साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च लेट 80s में शुरू हुआ जी। जब LSE कोलैबोरेशन शुरू हुआ 90s के बराबर, इंडियन इंस्टीट्यूट मिल के प्रपोज किया कि वो 2 एक्सपेरिमेंट में भाग लेंगे। एक है आलिस, दूसरा है CMS। तब इंडियन इंस्टीट्यूट मिल के प्रपोज किए कि हम कुछ डिटेक्टर बनाएंगे, वो इंडिया में बनेगा, वो इंडियन कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा।
उसे एक है हैड्रन आउटर कैलोरीमीटर। वो इंडिया में जो इंस्टीट्यूट थे, टाटा इंस्टीट्यूट, दिल्ली, पंजाब तरह के मिल के बनाए, वो शिपमेंट भी हुआ और पार्ट ऑफ द CMS एक्सपेरिमेंट भी हुआ। रिसेंटली वही ग्रुप और एक डिटेक्टर बनाए, वो प्री शावर डिटेक्टर है, वो सिलिकॉन बेस्ड, वो भी सक्सेसफुली शिपमेंट हुआ, वो भी काम कर रहा है। आलिस में PMD डिटेक्टर जो है वो पूरा की तरह पूरे डिटेक्टर इंडिया में बना। बिल्कुल। SINP, the BCC took the leadership role and they are working actually। वो काम ही कर रहा है जी डिटेक्टर जी। उसके बाद अभी प्रपोज कर रहे हैं CMS की सिलिकॉन ट्रैकर डिटेक्टर और हाई ग्रैनुलरिटी सिलिकॉन कैलोरीमीटर बनाने के लिए इंडिया में। जी, और लेकिन अब तो भारत एसोसिएट सदस्य बन गया है, तो इसके बाद और योगदान क्या होगा भारत का विश्व के सबसे बड़े प्रयोग में? इंडिया एसोसिएट मेंबर होने से एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, क्या कि अब तक इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन था वो स्मॉल स्केल का था जी। अभी जब हम प्रपोज कर रहे हैं कि हम हाईटेक डिटेक्टर बनाएंगे, वो भी इंडिया में, अब इंडियन इंडस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गया, हमारा कोलैबोरेटिव रिसर्च भी बढ़ जाएगा। अभी एक कंपनी है बेंगलोर में जो सिलिकॉन सेंसर R&D भी हो रहा है जी। तो क्या है कि हमारा एसोसिएट मेंबरशिप विल मेक ए इम्पैक्ट सो दैट हमारा जो इंडिया में इंडस्ट्रीज है वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी। हम इंडिया में वो डिटेक्टर बनाएंगे, उसके बाद शिपमेंट सन में करेंगे। यानी कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। और प्रोफेसर बेहरा, ये भी जानना चाहेंगे कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों और युवाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण और लाभदायक होगी? आपने बहुत खूब अच्छा क्वेश्चन किया है कि अभी तक CERN में अगर कोई साइंटिस्ट और एसोसिएट होना चाहता डायरेक्टली, वो हो नहीं सकता क्योंकि वो मेंबर स्टेट होना चाहिए और एसोसिएट मेंबरशिप चाहिए। अभी तक जो भी हमारा रिसर्च हो रहा है जी। वो हमारा कोलैबोरेटिव रिसर्च है, जो एक्सपेरिमेंट हम काम करते हैं वो जाके वही काम करेंगे, फिर लौट आएंगे। अभी एसोसिएट मेंबर होने से क्या होता है कि भारत का CERN के साथ सीधे संपर्क हो गया। वो इंडियन यंग साइंटिस्ट के लिए वो CERN में ज्वाइन करने के लिए कुछ प्रबंध होगा, वो जाके लॉन्ग टर्म रिसर्च कर सकते हैं, वो नॉलेज इंडिया में ला सकते हैं, फिर दे कैन गो टू इंडस्ट्री एंड दैट इज हाउ वी कैन गेट बेनिफिट। जी, तो सिर्फ युवाओं को ही नहीं बल्कि भारतीय उद्योगों को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बेहरा हमसे ये सारी जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए दिए जाने वाले इन्फोसिस पुरस्कार 2016 की घोषणा कर दी गई है। इस बार के पुरस्कार के लिए अलग अलग श्रेणियों में 6 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। सभी विजेता वैज्ञानिकों को पुरस्कार स्वरूप गोल्ड मेडल और 65 लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरूप प्रदान की जाएगी। तो चलिए देखते हैं किन वैज्ञानिकों को मिला है ये सम्मान। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभाओं की कमी नहीं, ये बात एक बार फिर साबित हुई है इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के सालाना इन्फोसिस पुरस्कार के ऐलान से। फाउंडेशन ने 2016 के लिए प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है और 6 विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। They are a remarkable set of researchers and scientists. Their combined research adds to our understanding of diverse aspects of the human experience and our place in the universe. Their fields of study range from fighting diseases to ideas that span the length of time to exploring the depth of space. Computer science
इस साल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में इन्फोसिस पुरस्कार प्रोफेसर वी कुमारन को दिया गया है, जिन्होंने खासकर कोमल दीवारों वाले ट्यूब और चैनल में पेचीदे तरल और पेचीदगी भरी धार में संक्रमण और हलचल पर महत्वपूर्ण शोध किया है। इस शोध का इस्तेमाल हृदय वाहिनी और फेफड़ों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए अहम है। The Infosys Prize 2016 for Life Sciences जीवन विज्ञान से जुड़ा पुरस्कार प्रोफेसर गगनदीप कांग को देने का ऐलान किया गया है, जो एक चिकित्सक, एक वैज्ञानिक और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की निदेशक हैं। प्रोफेसर कांग ने रोटा वायरस के प्राकृतिक इतिहास को समझने और दूसरे महत्वपूर्ण संक्रामक बीमारियों से जुड़े महत्वपूर्ण शोध किए हैं। उनका शोध वैश्विक और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य स्तरों पर संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार करने में मददगार रहा है। and in India. The findings have enormous implications. इसी तरह गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अक्षय वेंकटेश को विभिन्न तकनीकियों के इस्तेमाल से आधुनिक अंक सिद्धांत पर महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया गया। जबकि भौतिक विज्ञान के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी के निदेशक प्रोफेसर अनिल भारद्वाज को उपग्रह विज्ञान के लिए खासकर सौर वायु का चंद्रमा के सतह से संबंध और मंगल ग्रह के वातावरण में चंद्रयान 1 और मंगल कृत्रिम ग्रह मिशन के जरिए ऊष्मा बचाव से जुड़े अहम शोध पर दिया गया है। His experiments on Chandrayaan-1 and Mars orbiter mission सामाजिक विज्ञान के मानविकी क्षेत्र में इस साल का इन्फोसिस पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुनील अमृत को देने का ऐलान किया गया है, जिन्होंने विस्थापन के इतिहास, पर्यावरण के इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय जनता के इतिहास तथा खासकर समकालीन एशिया में अंतर संबंधीय इतिहास पर महत्वपूर्ण शोध किया है। and in recognition of his social sciences. वहीं अर्थशास्त्र के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैवान मुंशी को आर्थिक विकास में विभिन्न समुदायों जैसे नस्लीय संगठनों और जातियों की बहुआयामी भूमिका के अहम शोध पर इन्फोसिस पुरस्कार का सम्मान दिया गया है। Remarkably deep analysis of the multifaceted role of communities. इस पुरस्कारों के लिए नामों का चयन मशहूर वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों की टीम ने किया है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के ये प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोधों के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कार में 65 लाख की नगद राशि, 22 कैरेट सोने का मेडल और एक प्रमाण पत्र शामिल होता है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। When we see stars with the naked eye, we see them twinkle. And that is not because that the star itself is twinkling, it is because the light is passing through the Earth's atmosphere. Disturbances or irregularities in the atmosphere cause the twinkling. One of the Nobel Prizes in physics was given to people who studied one very particular interesting pulsar. Watch Eureka with Senior Professor Yashwant Gupta, Dean of GMRT Observatory, Pune on Rajya Sabha Television. The Nehru Trophy boat race of Kerala, popularly called Vallam Kali in local parlance. This historic boat race dates back to 1952 when Pandit Nehru visited the state and a pageantry of boats accompanied him from Kottayam to Alappuzha. The race, conducted on the second Saturday of August every year, is a major tourist attraction.
It's generally the snake boats which participate in the race, and hence the shape of the winner's trophy is also a replica of a snake boat. देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रोफेसर MGK मेनन का 22 नवंबर को देहांत हो गया। प्रोफेसर मेनन 88 साल के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर मेनन ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां दिलाई। वो पिछले 5 दशकों से विज्ञान के क्षेत्र में प्रयासरत थे। तो आइए नजर डालते हैं उनके जीवन और भारतीय विज्ञान में उनके योगदान पर। दोस्तों के लिए गोकू और बच्चों के लिए गोकू दादा, ये हैं MGK मेनन के अनगिनत चेहरों में से कुछ चेहरे। कुछ और चेहरों की बात करें तो देश के वैज्ञानिकों में एक अग्रणी नाम, आजाद भारत में विज्ञान और तकनीकी का ढांचा तैयार करने वाले शिल्पकार, 5 दशकों से ज्यादा समय तक विज्ञान प्रशासन और संस्थानों का सपना साकार करने वाला चेहरा इत्यादि। होमी जहांगीर भाभा के करीबी और शिष्य रहे प्रोफेसर मम्बिली कलाथिल गोविंद कुमार मेनन का जन्म 1928 में मंगलुरु में हुआ था। प्रोफेसर मेनन हर मामले में ऊंची ऊर्जा वाले भौतिकी विज्ञानी थे। अपने शुरुआती दिनों में ही उन्होंने सब एटॉमिक कणों के विघटन पर शोध किया, जो आगे चलकर नैनो कंजर्वेशन की बराबरी प्रक्रिया की खोज में काम आया। उन्होंने ऊंचे स्थानों के वातावरण में आकाशीय किरणों की गणना के लिए विशाल फोटोग्राफिक एमल्स के इस्तेमाल की प्रक्रिया विकसित की। इसके अलावा के मेसन्स जैसे ऊंची ऊर्जा वाले कणों के विघटन की प्रक्रिया दुनिया के सामने रखी। प्रोफेसर मेनन ने आकाशीय किरणों को गहराई से समझने के लिए बलून में उड़ान भरकर कई प्रयोग किए, जबकि 1960 के दशक में कोलार सोने की खदानों में जमीन के भीतर आकाशीय किरणों पर प्रयोग संपन्न किए। अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के कारण प्रोफेसर मेनन को भारतीय वैज्ञानिक जगत में कई वैज्ञानिक नेतृत्व की भूमिका मिली। Under the banner of equality and democracy, circumstances operate powerfully against the development of excellence in science. The primary responsibility is the scientific community itself, which must recognize excellence as something precious, which requires the effort of the community to cultivate and nurture. उन्होंने 1966 से 1975 तक मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निदेशक का कार्यभार संभाला। 1982 से 1989 तक योजना आयोग के सदस्य रहे। 1972 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे और 1986 से 89 तक प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। इसके अलावा उन्होंने नेशनल साइंस अकेडमीज के अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई और 1989 से 1990 तक विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा राज्य मंत्री रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने इनके अलावा कई और पदों को सुशोभित किया। पूरी जिंदगी वो देश में वैज्ञानिक सुविधाओं में बढ़ोतरी के प्रसार में लगे रहे। इनमें उल्लेखनीय हैं ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और ग्रेट मीटर वेव टेलीस्कोप। प्रोफेसर मेनन तकनीकी के भारतीयकरण और आत्मनिर्भर होने के पक्षधर थे, ताकि देश का वैज्ञानिक जगत उज्जवल हो। प्रोफेसर MGK मेनन 22 नवंबर को 88 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। देश को हमेशा प्रोफेसर मेनन के बहुमूल्य सलाह की कमी खलती रहेगी। प्लास्टिक स्वास्थ्य और वातावरण दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। वहीं जल्दी नष्ट न होने के कारण ये काफी समय तक वातावरण में विद्यमान रहता है। लेकिन CSIR की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल में लाने का अनोखा तरीका खोजा गया है, जिसमें बेकार प्लास्टिक के द्वारा टाइल्स विकसित की गई हैं और इन टाइल्स का इस्तेमाल शौचालय बनाने में किया जा रहा है। आंकड़े आश्चर्यजनक और डरावने हैं।
हाल में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के करीब 60 शहर प्रतिदिन 15,342 टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न करते हैं, जिनमें करीब 60,000 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण नहीं होता। पर्यावरण के साथ साथ इंसानों और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए ये चिंताजनक है, जो जाने अनजाने प्लास्टिक कचरा निगल जाते हैं। इसके साथ सेहत से जुड़ी दूसरी चिंताजनक बात है खुले में शौच। एक अनुमान के मुताबिक देश की 52.1% ग्रामीण जनता आज भी खुले में शौच करती है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है। अब CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने एक तीर से दोनों शिकारों को निशाना बनाने की तकनीकी विकसित की है। इस तकनीकी का नाम है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू टाइल्स फॉर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फॉर सोसाइटल यूसेज। इस योजना में प्लास्टिक बैग और बोतलों का इस्तेमाल फिलर की मदद से विशेष टाइल्स बनाने में किया जाता है। इन प्लास्टिक टाइल्स का इस्तेमाल शौचालय या कमरे बनाने में किया जा सकता है। We have developed this technology which will be beneficial to society, as these structures made up of these plastic tiles have great environmental stability. We have tested them from various conditions, acid test, base test, and then we have improved its flame retardancy also. These tiles have a great service life, like they can serve for like 25 to 30 years without any fault, no corrosion, no wear tear, and have environmental resistance as well. UV protection is also a main feature of these tiles. And we are also further improving this technology by adding more fillers into it and taking it ahead for anti-static applications. इस तकनीकी के नतीजे दिखाने के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने कचरे के प्लास्टिक से तैयार प्लास्टिक टाइल्स का इस्तेमाल कर एक छोटा शौचालय तैयार किया है। ये विशेष जल रहित शौचालय एक सोलर पैनल, रात में रोशनी देने वाले चमकदार अंदरूनी दरवाजे और एक अल्ट्रावायलेट सुरक्षा तकनीकी से लैस है और बेहद कम कीमत पर तैयार किया गया है। जानकारों के मुताबिक विभिन्न जांचों से पता चला है कि प्लास्टिक से बना ये ढांचा पर्यावरण के माकूल है और इसकी जिंदगी 20 से 30 साल तक है। ये तकनीकी उद्योगों को दी जा रही है, जो प्लास्टिक और मानवीय शौच की समस्या के निदान में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। तो ज्ञान विज्ञान के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और सलाह हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपने विचार हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी की ताज़ा खबरों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर। लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर की कुछ झलकियों के साथ। नमस्कार।